വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കവികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിനുള്ള വളരെ നല്ലൊരു വേദിയാണിത്. പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് നമ്മളടുത്തൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും അവർ പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് പല വലിയ വലിയ മൂല്യങ്ങളാണ് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന്. മാത്രമല്ല ശ്രീ ടോപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഭാഷയുടെ മിനി ഭാഷയുടെയും ഇന്നത്തെ ഒരു നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അത് വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലും ഈ സാഹിത്യ സമ്മേളനങ്ങളെ അവർ കാണുന്നുണ്ട്. बहुत धन्यवाद. हम सुनेंगे आपके कविता पाठ. अब हम गुजरात से जो महोदय आए हैं कुलीन पटेल जी, आप बोलिए कैसे लग रहे हैं अभी? आप गुजराती में बोलिए. केरल और गुजरात से बहुत ताल्लुक है वर्षों से. गुजराती में बोले ताणे पहला माणी धोड़िया भाषा में बे बात करें. अच्छा. माणी भाषा कोई ना समझे ने यही भाषा मैं ना समझे. पुन तोय हमाज पड़ी जाए एक दोहरायो भाव का है. बधा हाँ मेड़ी ने बहुत हाजा लगना. केरल ना लोको खरेखर आखे ते बो हाजा माणू बो हाजा माणू बो हाजा माणू. यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ की भाषा मुझे नहीं मालूम, मेरी भाषा यहाँ के लोगों को नहीं पता, फिर भी हम एक दूसरे को भावना को समझ सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो समझ लेते हैं. तो पूर्व और दक्षिण उत्तर ये सब हमारे जो भारत देश की दिशाओं के लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. तो हमें ये लगता है कि पूरा भारत आज कोझिकोड में इकट्ठा हो रहा है. बहुत खूब, बहुत खूब. और सिंसियरली कहूँ मैडम तो केरला के लोगों का शिस्त हमें बहुत अच्छा लगा. डिसिप्लिन केरला के लोगों में हमने देखी, इससे हमें बहुत अच्छा लगा. और ये संस्थान ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर पहुँचे और केरला के लोगों से मिलने का हमें अवसर मिला. तो ये संस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. और आपके आगमन से हमारा ये जो त्योहार है उसका भी बहुत 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 मूल्य बढ़ रहा है उसका. So as the senior most member on our panel here, मैं एक बात याद करूँगा, हमारे नारायण जी की फोटो लगी हुई है. हाँ. यहाँ पर हमारे आदिवासी राइटर है, तो मैं तभी से सोचूंगा इधर भूल गया, वेरी सॉरी. तो नारायण जी को बहुत विनम्र श्रद्धांजलि. उनसे मेरी मुलाकात 31 मई 2002 को दिल्ली के साहित्य अकादमी में हुई थी. और वहाँ पहली बार मैं नॉर्थ ईस्ट के किसी ट्राइबल राइटर से मिला था. तो जब इनकी डेथ हुई तो हमारे कोच्चि के एक स्टूडेंट ने उसके बारे में सूचना दी. तो फिर बाद में मैंने एक संस्मरण भी उसके बारे में लिखा था. വളരെ നല്ല കാര്യം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യ ആദിവാസി നോവൽ കൊച്ചരയെത്തി എഴുതിയ ശ്രീ നാരായണനെ ശ്രീ ടോപ്പോജി ഓർക്കുമായിരുന്നു. അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളെ ഓർത്തു. And it's only right that he pays all respect to Sri Narayan. We remember the life and works of Sri Narayan with great reverence. तो अब आपकी बारी है. आपके अपने कविता के बारे में, अपनी ये जो पंत भाषा है कुडुक भाषा, उसके संस्कार के बारे में आप कुछ बताइए. अब अपने कविता के बारे में मैं क्या कहूँगा. मैं जो हमारे लोकगीत हम लोग सुनते थे तो हमारे माँ वगैरह गाते थे. तो जो लोकगीत जो थे उसी से उसको पढ़ के लगता था कि जो, और मैं हिंदी की कविता या दूसरी कविता पढ़ता था तो फर्क पाता था. तो हमारी जो लोकगीत थे वो 4-8 लाइन की होती थी, उससे ज़्यादा नहीं, और बहुत सिंपल होती थी, सरल होती थी. तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो ऐसा लगता है कि मेरे कविताओं में उन लोकगीतों का असर हुआ, ऐसा अब लगता. पहले तो कभी सोचा नहीं, क्योंकि कभी लोगों ने ऐसा सवाल किया नहीं. अब जाता हूँ गोष्ठियों में या इस तरह से, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मुझे नेम फेम कमाना है, ऐसा इसलिए नहीं लिखा मैंने. मेरे मन में ये आग था कि हमारी भाषा कहाँ है.
हमारे लोग कहाँ हैं, उनकी आवाज़ कहाँ है, साहित्य में क्यों नहीं है, हमारा झारखंड क्यों नहीं है, हमारा स्वर्ण रेखा, दामोदर, कोयल, कारो, ये जो नदियाँ हैं, हमारे पलाश के फूल, सरई के फूल, सगवा, ये क्यों नहीं है, उनकी खुशबू क्यों नहीं है, उनकी सुंदरता क्यों नहीं है। इस that's right. बेचैनी ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। നമ്മളുടെ കവിതകളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലോട്ടസ്, താമരയെ പറ്റി, റോസ്, ജൂഹി, ജാസ്മിൻ ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന പലശ് എന്ന പുഷ്പവും അതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾസ് പലപ്പോഴും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. അത് ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അറിയാതെ തന്നെ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട്. तो आप पढ़िए आपके कविता से, तो हमें यो एहसास हो जाए कि कैसे ये वापस आ रही है. ये कविता है कुड़ुख में, न मैं गोहरारना, इसका हिंदी अनुवाद बाद में पढ़ूंगा। एक आम लुरगर आलस बाचस बग्गेम आलर मन गोहरारनर पहक धर्मस्ति तिम्बनर तिंगनर ईदी मी के गोहरारना ई कथा मिनर की दव मन लग गया खने पचगिरती मंजकन आर गही घोख आर की मिनर की आर गही कत्था कटिक है कटरकन कटिक खुशमारकन अखचकन आर तंग आते बग्गे अलगियर खेखल गे मन मास ओड़ा खाखा गे जिया जौत गे खाड़ गे पझरा गे झरिया पुखरे गे आर नर दरकार भर आर नर दरकार भर न बग्गा न कट्टिकम उनका मुंजुरना निका खाड़ बंजकर अनका टोड़ंग पतड़ा अंबा मना निका टोड़ंग अन्नम बंजकर अनका हरियर अंजखंज हुरमी चान्नु अथका पूप खंजका निंदकर अनका पुरखर नेचर हुरमर गे आर गहे जिंदगी राचा पुख्ता बड़ियर सलसंत अलखंज टोड़ंग नु डहरे मलका परतानु गोहरारना गही माने बोंगा पुरखर एन्नम तिरंगियर एमन एन्नम बुझाबाचर. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൊടവ ഭാഷ പോലെ തന്നെ ഇതിനും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹിന്ദിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. अब आप हिंदी में बोलिए, आप जो हिंदी में मैं इसका ജംഗൽ പഹാഡ് കെ പാഠ് അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയുടെ പേര്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാടും മലയുമാണ് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. तो उसमें कुछ शब्द जैसे थे होंगे आपके इधर से मिल रहे थे होंगे. अच्छा खैर, ये शीर्षक है हमारी प्रार्थना. किसी विद्वान ने कहा, ज्यादातर लोग करते नहीं प्रार्थना परंतु मांगते हैं ईश्वर से भीख. वे कहते हैं यही है प्रार्थना. जानकर थोड़ा अच्छा नहीं लगा, किंतु बुजुर्गों से अपने जब सुने अनुभव उनके थोड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ खुशी ही हुई. जब जाना वे अपने से ज़्यादा मांगते हैं धरती के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, नदी के लिए, झील झरनों के लिए. वे चाहते हैं ज़रूरत भर पानी, ना कम ना ज़्यादा. प्यास बुझती रहे सबकी, नदी नदी बनी रहे, जंगल उपवन नहीं, जंगल जैसी घनी हरी भरी रहे. हर मौसम में फूलों पत्तों फलों से भरपूर उन्होंने सबके लिए मांगा और उनकी ज़िंदगी रही सुरक्षित. बिहड़ जंगलों में, दुर्गम पहाड़ों में. प्रार्थना का अर्थ निरक्षर पुरखों ने हमें यही समझाया.
വളരെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വളരെ ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു കവിതയാണ്. ദൈവങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അവരുടെ പൂർവികരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ്. കാട് തോട്ടമല്ല, കാട് കാടായിരിക്കട്ടെ, കാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ജീവൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന്, കാടിൻ്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും നല്ല ഒരു സന്ദേശം പൂർവികരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. അത് തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ച श्री टोपो जी के अभिनंदन। हम बहुत बहुत शुक्रिया ये जो जंगल के बारे में जो पूर्विक से आपको मिला है वो संदेश बहुत बहुत शक्ति दे रहे इस समारोह में। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाउ कैन आई आस्क अगला। अच्छा, एक और कविता, 3। अच्छा, एक और पहिया। ये जो उधार के शब्द लिए हैं, एक दिन लौटाना होगा, इसी जंगल से चला था क्योंकि पहिया आपसी सहयोग का तुम्हारे महल में पहुंचकर रथ हो गया। विज्ञान तकनीक का पाकर सहारा टैंक हो गया, फिर हमने देखा पहिया मोटर गाड़ी रेल हवाई जहाज बन गया। पुरखों ने सोचा नहीं था पहिए का उपयोग ऐसा होगा। वे तो कुछ अनाज या शिकार ढोते कर गए थे गलती से पहिए का आविष्कार। पहिया लेकिन सभ्यता, विकास, व्यापार या मुनाफे का, सत्ता श्रेष्ठता का बन जाएगा प्रतीक, या पुरखों ने सोचा न था। युद्ध को ज़्यादा घातक और मारक बनाएगा। पहिया मनुष्य के जीवन को इतना विभत्स और खतरनाक बनाएगा, निहत्थों के लिए आतंक बनेगा। पहिया बुलेट बम मिसाइल बरसाएगा, यह पुरखों ने सोचा नहीं था। आधुनिक इस दुनिया में पहिया शांति का प्रेम गीत कब गाया था, लोगों को अब याद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब है। വളരെ മനുഷ്യൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള വീൽ, ചക്രം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് രഥത്തിൻ്റെ ചക്രമായി മാറി, പിന്നീട് അത് യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാങ്കുകളുടെ ചക്രമായി മാറി. എന്നാണോ ഈ ചക്രം വിദ്വേഷത്തിന് പകരം സ്നേഹം ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗപ്പെടുക എന്ന് വളരെ ആഴത്തിൽ ആകുലപ്പെടുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. बहुत खूब है। ये जो बात आप बोलिए हम सबको इसमें वो हमारे दिल में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये झारखंड से हम राजस्थान जाएंगे और वहाँ रेतीले देश में वो क्या है, कविता का क्या कैसे बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं आप अपनी कविता से, कविता के द्वारा? हाँ, मैं राजस्थान से हूँ और मीणा समुदाय से हूँ। मेरी मातृभाषा मीणी भाषा है। जैसा कि हर कवि अपने परिदृश्य को अपनी भाषा में समेट लेता है, चाहे वो पर्यावरण हो, नदी हो, जंगल हो, पहाड़ हो, उसके भावनाएं हो या संपूर्ण समाज हो, उसी तरीके से जो ओरल लिटरेचर है या मौखिक साहित्य या पुरखोती साहित्य या आर्यचर साहित्य है, उस साहित्य के गीतों में मैं आपको बताऊंगी कि मीणी भाषा में हम किस तरीके से सोचते हैं, लिखते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। आदिवासी समाज में पुरखों को और प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है, तो मैं पुरखों को याद करते हुए 2 लाइन का एक अंतरा गाने जाऊंगी। രണ്ടുപേരുടെയും ശബ്ദത്തിൽ പൂർവികരോടുള്ള ആ ഒരു ഗഹനമായ ചിന്ത രണ്ടിലും നമ്മൾ കേട്ടു. पूर्विक के लिए ये जो कविता है बोलिए जी। ओड़े ओड़े रे मारा दौड़ा रे कबूतर, खबर लिया मारा पुरखा के। ओड़े ओड़े रे मार दौड़ा रे कबूतर, खबर तो लिया मारा भोमिया के। ओड़े ओड़े रे मारा दौड़ा रे कबूतर, खबर तो लिया मारी माता की। अब इस गीत में बड़े बुजुर्ग महिलाएं एक पक्षी को, पीजन को, कबूतर को बोल रही है कि तू उड़ और खबर लेके आ मेरे पूर्वजों की
कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं। देखिए किसी काल्पनिक शक्ति को नहीं मान रहे हैं, वो प्रकृति के जीवन तत्वों को मान रहे हैं, पक्षी को मान रहे हैं, और वो जंगल को भी बोल रहे हैं कि तू जंगल में जाके उनकी खबर ला। यानी हमारे पूर्वज जिंदा रहते हैं तभी इस धरती पर रहते हैं, और मरने के बाद भी इसी धरती पर रहते हैं। वो कहीं काल्पनिक दुनिया में, स्वर्ग नरक की दुनिया में नहीं जाते हैं, और ये पूरे आदिवासी समाज की थ्योरी है। സ്വർഗം നരകം എന്നുള്ളൊരു തത്വമൊന്നും ഇല്ല, അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. जी अब आदिवासी समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस प्रकृति को देख के इस समय का, दिन का, रात का, दोपहर का निर्धारण करते थे। उनके पास कोई घड़ियाँ नहीं थी, तो उसी के अनुसार वो बारिश का अंदाज़ा लगाते थे, पक्षियों की आवाज़ से, चींटियों के चलने से, ये जो कोयल बोलती है उसकी आवाज़ से, मोर की आवाज़ से, या हवा जिस दिशा से चल रही है उस दिशा की बहाव से वो बता देते थे कि बारिश किस तरीके से आएगी, कम आएगी या ज़्यादा आएगी या हल्की सी आएगी। हमारे मीणा समाज में जो ये मीणी भाषा में 4 दिशाओं को अगुणी, आथुणी और दूजी और लंका बोलते हैं। लंका का अर्थ आप लोगों के लिए कुछ और होगा, लेकिन मीणी भाषा में ये दक्षिण भाग आता है। जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 दिशाओं के नाम है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अगुणी, आथुणी, दूजी, लंका ये मीणी भाषा की 4 दिशाएं हैं। हम कल से बार बार में सुन रहे हैं गोत्र, गोत्र, गोत्र। किसी को पता है ये गोत्र क्या बोल रहे हैं? देखिए हम लगातार हर सेशन में पता नहीं कितनी बार सुन रहे हैं गोत्र, गोत्र, लेकिन मुझे पता चल गया ये मलयालम भाषा का शब्द है गोत्र, और इसको ट्राइबल बोलते हैं। ट्राइबल आदिवासी, और गोत्र हमारे नस्ल को बोलते हैं। जैसे मीणा है, भील है, धोड़िया है, टोपोसर है, ये भाई है कोई समुदाय के, हम उसको गोत्र बोलते हैं। देखिए भाषा का कितना अंतर है और कितना सामंजस्य। उच्चारण एक है, लिखना एक है, लेकिन मीनिंग उसका अलग अलग है। ऐसे ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नक्षत्रों को देख के समय का अंदाज़ा लगा लेते थे, या एक दूसरे को शिक्षा भी देते थे। और आदिवासी समाज की जो अच्छी और बुरी जो चीज़ें हैं वो इस प्रकृति से जुड़ी हुई है। अनावश्यक अगर उसका उपयोग करते हैं तो वो समाज और परिवार की बर्बादी का होता है। उसको समझाने के लिए जैसे अधिकतर ट्राइबल एरियो में शराब का सेवन किया जाता है, वो एक मेडिसिन के रूप में किया जाता है, क्योंकि हार्ड वर्क करते हैं वो। बिना हार्ड वर्क के उनका जीवन कहीं संभव नहीं है। जंगल, पहाड़, मैदान कहीं पर भी हो, वो बिना कड़ी मेहनत के उनको कोई रोज़गार या संसाधन नहीं मिलता। खेती बाड़ी में कितनी मेहनत करनी पड़ती है दिन रात, तो उसके लिए उनको एनर्जी के लिए खाने के साथ थोड़ी शराब जरूरी होती है, लेकिन वो उसका अत्यधिक उपयोग करते हैं तो वो उनका शरीर भी बर्बाद करता है, घर परिवार भी बर्बाद करता है। तो उसमें महिलाएं और बच्चे, बुजुर्ग पिस जाते हैं। तो उस चीज़ को समझाने के लिए एक महिला अपने पति को कहती है, मैं मीणी भाषा में सुना रही हूँ, 2 लाइन का अंतर है। चांद गयो गंधड़िया में माथे आगी हरण्या, चांद गयो गंधड़िया में माथे आगी हरण्या, थारे दोन्यों जोड़ू हाथ मरले रे चाल परण्या, मरले रे चाल परण्या। चांद गयो गदड़िया में माथे आगे हरण्या, थारे दोनियों जोड़ो हाथ मरल रे खेत चाल परण्या, मरल रे खेत चाल परण्या। अब वो महिला अपने पति को कह रही है कि जो चांद है ना वो सोने चला गया, अपने बिस्तरों में चला गया, यानी चांद छुप गया तो मतलब सवेरा होने वाला है। अब तू या तो काम पे चल या जाके तू सो जा, ताकि मैं अपना काम कर पाऊँ। देखिए कितना बड़ा मतलब नक्षत्रों के माध्यम से वो संदेश दे रही है कि हरण्या, जिसको आप सप्तऋषि जो बोलते हैं, मीणी भाषा में उसको हरण्या बोलते हैं कि हरणी को तारों दिखे, वो 7 एक साथ दिखते हैं तो उसको हरण्या बोलते हैं हमारे उस तरीके से। कॉन्स्टलेशन है ना। जी जी जी, उस तारों को देख के वो दिन और रात तय कर पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन सा समय है। अब जी ये जो അവരുടെ സംഭാഷണ കവിതയിലൂടെ നടക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. സമയമായാലും ശരി, കാലമായാലും ശരി, സീസണുകളായാലും ശരി,
പ്രകൃതിയുടെ ചലനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം അളക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചന്ദ്രൻ ഉറങ്ങാൻ പോയി, അപ്പോൾ താങ്കളും ഇനി ജോലിക്ക് പോയിക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി തുടങ്ങാൻ സമയമായി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വരിയിലും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും കാറ്റും ഇലയും എല്ലാം ഈ കവിതയിൽ എങ്ങനെ ഇടം പിടിക്കുന്നു എന്നാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഗാനത്തിലൂടെ. बहुत सुंदर रूप से आपने ये जो कविता बोल ली, बहुत शुक्रिया. अब हम वापस आएंगे. कुछ बोलना है अभी? जी, एक और सुनाना चाहूँगी. अच्छा. ओ बेरा मैं वो बेरी रे जिम पोती रोटी रोटी वोलियो तो परण्या की आवे धुंधड़े सुरोती और बला रे पावड़ा मन प्यारा लागे रे दुकड़िया में रंग घोड़ो रे और बला रे पावड़ा मन प्यारा लागे रे छे छल्ला छे मुंदड़ी छल्ला बरी परात एक छल्ला के कारण मैं छोड़ा मायर बाप और बला रे पावड़ा मुन प्यारा लागे रे दुकड़िया में रंगे घोड़ू रे और बला रे पावड़ा मुन प्यारा लागे रे. इसमें मैडम एक महिला घर वालों के लिए खाना बना रही है, चपाती बना रही है. तो चूल्हे में ही बनाते हैं लकड़ी जला के, तो उसकी धुआं होती है उसमें. उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आसपास के लोग समझ रहे हैं कि ये धुएं से इसके आंसू आ रहे हैं. तो वो समझ जाती है उनके इमोशन. तो वो कहती है कि नहीं, ये धुएं से मेरे आंखों में आंसू नहीं आ रहे, मेरा पति परदेश कमाने गया हुआ है, उसकी याद में मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, इसलिए मेरी आंखें नम हो रही है. और वो कह रही है कि आप मेहमानों को बुलाइए मेरे घर पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उनकी आवभगत करने के लिए उनका आदर सत्कार करूंगी और रंग से उनका स्वागत करूंगी. അടുപ്പിൽ നിന്നുള്ള പുകയിൽ കാരണമല്ല, വിരഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖം കാരണമാണ് കണ്ണിൽ വെള്ളം വരുന്നത്. എന്നാലും എല്ലാം മറന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുമെന്ന് വളരെ ഹൃദ്യമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ആ കവിതയ്ക്ക് बहुत बहुत शुक्रिया. राजस्थान से नेबरिंग स्टेट जो है गुजरात, वहाँ जाएंगे हम और माणी भाषा में श्री कुलीन पटेल से हम सुनेंगे. जी, मैं गुजरात के सूरत ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं धोड़िया समुदाय से हूँ और मैं जो बोलता हूँ उसी भाषा को धोड़िया भाषा कहते हैं. यानी कि हमारा समुदाय और हमारी भाषा एक ही नाम से जानी जाती है. हमारी भाषा में कविताएं लिखने की जरूरत ही नहीं थी. सब लोग मौखिक परंपरा में था, जो कुछ भी था तो वो कविता के बजाय गीत लिखा करते थे. गीत गाया जाए, आनंद से नृत्य किया जाए, नृत्य के साथ में गीत गाया जाए. फिर हमारे जैसे लोगों को ये महसूस हुआ कि सिर्फ गीत गाने से हम किसी का प्रतिकार नहीं कर सकते, हम सिर्फ नाच कूद सकते हैं. कविता ही एक ऐसा माध्यम है कि इस माध्यम से थोड़े शब्दों में बहुत कुछ ज्यादा कहा जा सकता है. तो फिर हमने धोड़िया भाषा में कविताएं लिखने की शुरुआत की. പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഈ ഭാഷയിൽ പാട്ടുപാടി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ ധോഡിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി. എന്നാൽ കാലം ചെല്ലുന്തോറും അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിൽ മാത്രം ഊന്നി നിന്നാൽ പോരാ, ഒരു പ്രതികരണം വേണമെങ്കിൽ, പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ അത് കവിതയിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട്. तो आप सुनाइए ऐसी एक कविता जिससे आप प्रतिकार की आवाज सुनाइए. ऐसे ही सुनाता.
पहले दोड़िया भाषा में सुनाता हूँ, उसके बाद में हिंदी भावानुवाद सुनाऊंगा मैं। बहुत खूब जी। शीर्षक है लुटाई जमना। भणी गुआ 2-5 ચોપડી पण खेती विहराई ना नहीं। डेफामा बहुना तीज आमणे ते सिंहासन, बहीने खावजी केंडे तीज आमणे ते पकवान बरोबर। वारे तेवारे खतरे चढ़वू ने खावा भी, ढेखड़े ऊंडा हावेला ने पतेड़िये। पीके तुल ते रामणे ते तहेवार, देवाहा चढ़वू पाठीनी आमणी खामनी परंपरा। हिखावी गोयला बाप दादा ही ती आमू ले रनला, कदाह उलंज रव आमू ओछामा खुश। हाचाईवी झाड़ी हाचाईवी भूई ने रना आमू कुदरतारी। डोगरा ते आमणे देव बरोबर, कुदरती जीवन जीवीने नाचता कूदता रनारा आमू। पण आज आमा पेठे बियाक का जी आमू हाचावी रनला, ती लुटाई जामना विकास ने नाव पाक। लुटाई जामना विकास ने नाव पाक। हमने इसमें हमारी जो कुदरती संपदा है उसकी बात की, और जो हमसे छीना जा रहा है, हमारे लोगों से छीना जा रहा है। सिर्फ हमारे ही लोगों नहीं, हम सब भारतवासियों की एक वेदना है। तो ये बातें इस कविता में कही, तो इसका मैं हिंदी अनुवाद शॉर्ट में सुना देता हूँ। जरूर। शीर्षक है लूट जाएगा। पढ़ लिए थोड़ा बहुत, पर कृषि कार्य नहीं भूले हैं। मिट्टी के ढेरों में बैठना वही हमारे लिए तो सिंहासन। बैठकर जो खाएं खेतों में वही हमारे लिए पकवान की तरह। त्योहार पर पूर्वजों की खांभी पर चढ़ाकर खाएं हम भी, हैं ढेखड़े हावेला और पतेड़ियाँ। ये हमारी परंपरागत वानगियां हैं। कृषि उत्पाद तैयार होने पर हमारे लिए उत्सव, देवों को अर्पण करके के पश्चात खाना ही हमारी परंपरा। सिखा गए पूर्वज उसे ही हम अनुसरते। शायद इसी वजह से रहते हैं हम कम संसाधनों के बीच खुश। जतन किया जंगलों का, बचाया और रहे हम प्रकृति के साथ। पहाड़ तो हमारे लिए देवता समान। सरल जीवन के साथ नृत्य गान करते हम, पर आज हमें लग रहा है डर कि जो हमने बचाए रखा है वो लूटा जाएगा विकास के नाम पर। लूट जाएगा विकास के नाम पर। പൂർവികരിൽ നിന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ധനം, അനുമൂല്യമായ ധനം, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്നാണ്. പക്ഷേ അതിലൂടെ ഇന്ന് കാലം ചെല്ലുന്തോറും ഇതെല്ലാം വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മളുടെ സിംഹാസനമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൃഷിയിടം, ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വേവലാതിയാണ് ആ കവിതയിൽ निरंजन निल्कुन्नद। कहीं भी ये डेवलपमेंट के नाम पर पुरानी जो चीज़ों का बर्बाद हो रहा वो, हाँ, या भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। हमें अच्छी तरह उसके लिए आभारी हूँ। ये जो आप सबके दिल की बात ऐसी इतनी बहुत पावरफुल शब्दों में आप बोली। अब हम उड़ीसा आते हैं, या कोई गोत्र की कुछ कविताएं सुनते। आप भी प्रकृति से मिले जुले होते हैं, आपके गाने भी? जी मैम, ज़रूर। हम उड़ीसा का कंधमाल और कोई ट्राइब से आते हैं, और वो कोई लोग ज़्यादातर हमारा कंधमाल ज़िला का वो जंगल एरिया में, जो पहाड़ का एरिया में रहते हैं, और उस पहाड़ के साथ उन लोगों का ऐसे संबंध है, बिना पहाड़ से हम जीवन नहीं जी सकते हैं।
और पहाड़ भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वही से हम जो चाषी करते हैं, खेती करते हैं, और पहाड़ के साथ हमारा निर्बंध है। तो एक മിനിറ്റ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും ഈ ഒരു 4 കവികൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാട് ഇവിടെയുണ്ട്, മരുഭൂമിയുണ്ട്, കൃഷിയിടമുണ്ട്, ആൻഡ് പഹാഡ്, മൗണ്ടൻ, കുന്ന് പ്രദേശങ്ങളും എല്ലാം, എല്ലാ ഭൂപ്രകൃതിയും വന്നു. സബ് ऐसे मिलजुल गए. तो मैं आज हमारा भाषा में, यानी कि कोई भाषा में कविता लिखा हूँ। तो वो कविता ऐसे है जो हम हमारा परदादा से या दादा से या हमारा दादी माँ से जो सुनते आ रहे थे। तो ये गवेषणात्मक और भारी दुखदायक कविता है, जो कि अतीत का गरीबी जो हमारा दादा लोगों ने जिस तरफ से जिए हैं, तो उनके पास जो गरीबी था, तो उसके बारे में एक छोटा सा कविता है। तो उसके मैं हमारे भाषा में सबसे पहले कोई भाषा में उसको मैं पढ़ूंगा, और कोई भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा गीत कविताएं लिखा जाता है और सुर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं वो सुर नहीं देता हूँ, सिर्फ पढ़ता हूँ। तो कविता का शीर्षक होता है काहे डेली सकी। आके आबा कालो एलू गीते कानी रीबा जीव बाई जाने, तिनबा टाटा सेलू पान भी सीडा तेरू कथा तनी बे माने, तांदा टूटू बाही बसा गया नांगा गोसा माल अत्रेगा तेरू, लोएरी कुनांगा नापांगा तसना कुटुम पोही गीतेरू, रोनीसी सके ने डोतेरू सकापिटो का तिंजाना, कोलो बोलाड़ाई दीना साजिमा से ताही का एजू उंजाना, साकी एस्की सेलू मीडांगा बोदांगा बेरे बेरे नांगाड़ितो, डेढ़ी एजुतनी सारुग्लहा नांगा कालिंगन इपाहपा जितो, कुडिंगा कुएरी तासा गीते कानी कोक्सी डांजू ने साजिसो, गाड़ी जासनांगा भूति साजी साजी कुटुम पोही गिपी मासो, ब्रियाधुनी सिंडांग टाटाई मासेरू ऐसे कोलो बोला मासे, कारापी जूतानी रोसिंडी तिने ने टाटी टाटी दिना सासे, पोरपा से लुबे सिंडांगा सिडा तो पेनीडा ई तिरगी तेरू, रो कारपू तनी ने मेडांगा बोदांगा प्लांगानांगा सुंजी तेरू, नाड़ा बिगाड़ाई इडू बेगी तेरू बेस्का उसी तेरू कुडू, कोडोंगी बकारी गेसानांगा रोंडा इटी तेरू बाजा सोडू, पिजू डेली तानी सिंदाली आई से गुड्डीता उर्पी से सिरू, सोडुलाई गुले सिरू सोलबीमा से बाजा आटा पाड़ा तेरू, बाजा आटा पाड़ा तेरू। तो ये था मेरा कोई कविता है। तो इसको मैं हिंदी में एक संक्षिप्त रूप से मैं आपको ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ। तो मेरा कविता का शीर्षक है काहे डेली साकी, यानी कि अतीतों का गरीब। तो हमारा दादा और परदादा को जो जिंदगी जी रहा था, उस जिंदगी को याद करने से मुझे आज मन में बहुत दुख लग रहा है और रोने का भी मन कर रहा है, क्योंकि ये हम सुनते आ रहे हैं लेकिन कभी तो देखा नहीं है, लेकिन जो फीलिंग्स है तो उसी फीलिंग्स के अंदर घुस जाएंगे तो हमको भी आज भी रोना पड़ रहा है, क्योंकि वो खुद का पेट को भूखा में रख के वो अपना बच्चा को पालने के लिए वो जंगल जाते थे, और जंगल से जंगली कंदा बोलते हैं, जंगल से जो कंदा मिलता है उसी को लेकर आते थे, उसी को पकाने के बाद अपना बच्चा को खाने के लिए देते थे। तो एक एक दिन उन लोगों को भूखा भी सोना पड़ता था, क्योंकि वो खुद भूखा सोते थे लेकिन अपना बच्चा को वो खाना देते थे। इतने बहुत तकलीफ जिंदगी था उन लोगों का। एक एक दिन बच्चा लोग भूखा में जोर जोर से रोते थे, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। इस आवाज को सुनते हुए हमारा दादापुर लोगों ने जो बाजरा का जो जाऊ है ना, वो कांजी बोलते हैं, उस कांजी में इन लोगों ने नमक को वो मिलाकर उन लोगों को पीने के लिए देते थे। तो ऐसे गरीबी था। तो वो धान का जो खेती करते थे वो भी कम समय जाता था, वो ज़्यादा समय नहीं जाता था, उससे परिवार नहीं प्रतिपोषण हो रहा था। वो दूसरे का घर में मूल लाकर उधर से कुछ उधार लाके अपना परिवार को पालते थे।
तो फटा हुआ कपड़ा पहनते थे, एक नीचे एक ऊपर है, ऐसे जिंदगी था। वो समय भी ऐसा था, एक नीचे कपड़ा और एक ऊपर का कपड़ा, वो फटा हुआ कपड़ा से वो उसी कपड़ा से दिन गुजारते थे। और जो ठंड का मौसम में, शीत का दिन में एक चादर भी नहीं था, वैसे जिंदगी था। और छण का घर है, झोपड़ी का घर है, वो लकड़ी से वो घर बनाते थे। तो उसी घर के अंदर एक चूल्हा रखते थे, एक कमरा होता था, दूसरा 2 कमरा होता था, एक कमरा में एक चूल्हा रहता था, उधर वो खाना पका रहे थे और इधर वो सो रहे थे। वो घर भी बारिश का सीजन में ऐसे वो होता था, जब ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होता था वो बारिश भी उस घर के अंदर गिर जाता था, ऐसे जिंदगी। और जब वो बारिश घर के अंदर घुस जाता था, अपना वो चोला भी भीग जाता था, खाना पकाने में भी थोड़ा दिक्कत होता था। तो इस तरफ से वो जिंदगी जीते आए हैं, अपना बच्चा लोगों को वो पालते आए हैं। आज वो जमाना बदल गया है, आज वो गरीबी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, थोड़ा सरकारी के तरफ से कुछ सुविधा भी मिल रहा है। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, हमारा दादा परदादा ने जिस तरफ से जिए थे, उसी चीज़ों को मैं कविता के माध्यम से और उसी चीज़ों को जीवित रखने के लिए मैं कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं शेयर किया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। ये जो आप परदादाओं से क्या बोल रहे हैं वो हम बहुत खूब सुन रहे हैं। പട്ടിണിയുടെയും വിശപ്പിൻ്റെയും ശബ്ദമാണ് ആ കവിതയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വരികൾ തന്നെയാണ്. ആശയം, വികാരം എല്ലാം. ഭാഷ कुछ भी हो, ये हम हमारी दिल से ये पहचान जाते हैं. बहुत शुक्रिया. तो अब टोपो जी से, आप बहुत हिंदी में लिखते हैं, अपने ये जो कुडुख भाषा में और आपका एक्टिविज्म तो बहुत सिर्फ कविता से के माध्यम से नहीं है, आप फिल्मों के माध्यम से भी हाँ नाटक से के माध्यम से आप जो बोल रहे थे, वो उसके बारे में कुछ बोलिए अभी. सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगा कि जब लिखने की इच्छा हुई तो मुझे लगा कि मेरे अकेले लिखने से क्या होगा. तो जब ये सवाल आया तो और एक थी कि मैंने देखा कि हम अपने समाज का विकास कैसे कर सकते हैं, उसका ज्ञानात्मक विकास. तो मुझे लगा कि कलम मतलब पेन, कुची दैट मीन्स ब्रश, आर्ट और कैमरा, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में सामाजिक चेतना को जगा सकती हैं. तो इसलिए मैंने 92 में एक वर्कशॉप लगाया था, कलम, कुची और कैमरा से समाज का विकास, जिसमें 30 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था. जिसमें से मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि उसमें से करीब 10 लड़के नेशनल लेवल पर आगे आ गए और कुछ तो उसमें से इंटरनेशनल लेवल पर भी चले गए. तो लेकिन वो मैंने सिर्फ एक बार नहीं लगाया. जब चूँकि मैं नौकरी करता था तो जब तक मैं था तो हर महीने के तीसरे संडे को मैं वर्कशॉप लगाता था. और ऐसा मुझे 30 वर्कशॉप लगाने का मौका मिला. मैंने खुद फिल्म एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट कोर्स पूना FTII से किया है. और अभी जैसे कुछ लड़के लोग, मैं नहीं कहता हूँ कि वो मेरे कहने से हुए, लेकिन उनके अंदर भी अपनी आग रही होगी, इसलिए वो लोग आगे बढ़े हैं. और पूरे झारखंड में अभी खास करके ट्राइबल लिटरेचर को लेके एक अच्छी चेतना उभर रही है. और ख़ास करके जैसे आप इधर आया, केरल आया, या कभी गुजरात जाने का मौका मिला, या कभी नॉर्थ ईस्ट में, तो सभी जगह देख के अच्छा लगता है. और एक चीज़ है कि सभी जगह आदिवासी प्रकृति की जितनी रिस्पेक्ट करते हैं,
है ना। तो हमारा सवाल यही है कि भाई सभ्य समाज से कि आप क्यों उसको सिर्फ कंज्यूमर गुड्स समझते हैं, उसके जीवन का हिस्सा अंग क्यों नहीं समझते हैं। हम जो कर सकते हैं, हमें तो ये सिखाया गया, थोड़ा सा उदाहरण, बचपन में जब हमने जंगल काटने गया, अगर पेड़ काटने गया तो मेरे काका ने मुझे पहली बार बताया कि पेड़ को प्रणाम करो, है ना। दूसरी बात, जब हम लोग अगर बेर वगैरह और कुछ तोड़ते थे तो हमें बताया, या कोई फल जिसमें बहुत फल लगे हैं, तो बोले कि नहीं उतनी तोड़ो, हमारी भाषा बोलेंगे ओड़ा खा खा के हूँ बचपन अचिया, मतलब सिर्फ ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, आप पशु पक्षियों का भी हिस्सा है यहाँ, उनके लिए भी बचाओ। तो जो कम्युनिटी अपने साथ रह रहे जीव जंतुओं के बारे में भी सोचता होगा, वो कितना सेंसिटिव है, इसको हमारा सभ्य समाज कहीं पर नहीं समझ रहा है। तो आदिवासी साहित्य के माध्यम से ये अजीब इत्तेफाक है कि मैं बोला कि 2001 में पहली बार जब नारायण जी के साथ हम लोग मिले थे 1 जून साहित्य अकादमी में, और आज की तारीख हो रही है 28 मार्च 2025, तो बहुत परिवर्तन आया है, लोग समझ रहे हैं। अभी तो भोपाल गया था, तो भोपाल में तो मैडम भी गए थे, तो वहाँ भी लोग आधे से अधिक तो गैर आदिवासी थे वहाँ, और वो दावा कर रहे थे कि नहीं, आदिवासी साहित्य को या आदिवासी जीवन शैली, आदिवासी जीवन दर्शन, आदिवासी विश्व दृष्टि, ये सभी को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी अहमियत की व्याख्या वो कर रहे थे। और हर सेक्टर में आर्ट, आर्कियोलॉजी लेके, हर चीज़ को लेके, सिनेमा को लेके, तो ठीक है ये शुरुआत है, लेकिन इसमें और गहराई से और ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो। और यूनाइटेड नेशन संघ ने अभी देखिए कि 2022 से 32 तक इंडिजिनियस लैंग्वेज डिकेड मना रहा है, तो उस आयोजन में TRI और केरल ने ये काम किया, तो भाई उनको मैं बधाई देता हूँ कि उसका भी उन लोगों ने ख्याल रखा, तो ये अच्छा है, धन्यवाद। ये जो है हम आपके लिए सारी हमारी प्यारी धरती, हमारी मिट्टी, हवा, पानी, नदी, जल, ये ठंडी हवाएं बची रहें, सबके लिए हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद। വൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മഹത്തായ ആദിവാസി വേൾഡ് വ്യൂ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വേൾഡ് വ്യൂയെ ഒരിക്കലും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാറ് പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ കൃതികളിലൂടെയും. കുറേ നാടകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പെൻ ബ്രഷ് ക്യാമറ എന്നുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ്, 30ഓളം വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ പല ദേശങ്ങളിലായി നടത്തി എന്നുള്ളതും, അതിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും ഇന്ന് ലോകത്ത് പല മേഖലകളിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെന്നും, we hope that you will be able to conduct this pen brush camera workshop in Kirtads also. You know, it's something that we can all learn much from. आपके ये जो एक्टिविज्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही हमारी आशा है. अब हम वापस आपके साथ आएंगे एक कविता अंत में पढ़ने के लिए, लेकिन अब एक्टिविज्म की बात की तो आप मीना जी से ये पूछनी है, आप बहुत ज़्यादा जगह पर ये मैसेज आप लेके जाए हैं कि ये जो आदिवासी ये हिंदू रिलीजियस कोड है उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने लिखे हैं, बोलिए हैं, तो हमें भी बताइए क्या है ये. वलरे नन्नी मैम, आपने ये जो सवाल किया, ये सवाल पूछने का किसी भी मंच में दम नहीं है. किसी भी मंच ने ये सवाल नहीं पूछा, बल्कि पर्ची हमें थमा दी गई कि इस विषय पे बोलना ही नहीं है, हिंदू या आदिवासी विषय पे बोलना ही नहीं है. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. पूरा आदिवासी समाज अपनी पहचान से बेदखल किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन से पहले 1871 से लेकर 1941 तक पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राइबल रिलीजन
एनिमिस्ट और अबॉर्शनल के नाम से हर 10 वर्ष में वो एक अलग से कॉलम में दर्ज करते थे। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो जो आदिवासियों का जो कॉलम था, ट्राइबल कॉलम था, उसको हटा दिया गया। और हमारे लिए जब ट्राइबल कॉलम या आदिवासी कॉलम नहीं है तो एक कॉलम भरना आवश्यक है। कोई भी तरह का फॉर्म हो, चाहे स्कूल में एडमिशन का हो, कॉलेज का हो, या नौकरी का हो, या ज़मीन जायदाद का हो, या किसी भी तरह का फॉर्म हो, तो आपके पास एक कॉलम आता है रिलीजन का। तो जब आपके पास कॉलम ही नहीं है तो क्या भरेंगे आप? आज हम ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। हम सब देश भर के आदिवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपने आप को एसटीबी संविधान के अनुसार मानते हैं, अनुसूचित जनजाति में दर्ज है संविधान में। और आदिवासी जैसे यूनेस्को ने आदिवासी वर्ष या विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया है, तो हम वो दिवस भी मनाते हैं। 30-32 साल हो चुके हैं उसको। संविधान लागू होने से पहले जयपाल सिंह मुंडा ने हम सब आदिवासियों की पहचान को स्थायी करने के लिए आदिवासी शब्द की डिमांड की थी और रखा भी था उन्होंने संविधान सभा में, संविधान के अंदर। लेकिन कुछ शरारती क्या चालबाज लोगों की वजह से वो आदिवासी शब्द वहाँ से हटाया गया, जिस तरीके से हमारा कॉलम हटाया गया। तो हम सब आदिवासियों की मजबूरी हो गई धर्मों के प्रभाव में आने के कारण। धर्मों की फिर कॉलम तो आपको भरना है, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपकी वो कहीं पर भी कोई मान्यता नहीं होगी, कहीं भी दाखिला नहीं मिलेगा, आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी, शिक्षा भी नहीं मिलेगी। तो जो हिंदू धर्म के पास है वो हिंदू बढ़ने लगे, जो मुस्लिम के पास है वो मुस्लिम बढ़ने लगे, कोई ईसाई के प्रभाव में आ गए तो वो ईसाई बढ़ने लगे। तो आदिवासी हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, ईसाई में भी है, और अपने आप को प्योर मानने वाले भी आदिवासी है। लेकिन आदिवासियों की जो मूल पहचान है वो सिर्फ आदिवासियत की वजह से है कि धरती के मूल मालिक या मूल मालिकों के बच्चे हैं। इंडिजीनियस लोग वो लोग हैं जो इंडिया की धरती के मूल वारिस है, यानी सबसे पहले से रहने वाले लोग हैं, सबसे आदिम समय से रहने वाले लोग हैं। ये मैं नहीं कह रही, आप विश्व का इतिहास खंगाल के देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कहाँ पर है? सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली, वो आपको दिल्ली से लेकर गुजरात तक मिलेगी, सबसे प्राचीन पर्वतमाला। तो इस बेल्ट में रहने वाले लोग कितने प्राचीन होंगे? भारत की जितनी भी पर्वतमालाएं सब अधिकतर प्राचीन है, लेकिन सबसे प्राचीन अरावली है। आप बस्तर में चले जाए, वहाँ गुफा शैल चित्र मिलेंगे, भीमबेटका में चले जाए गुफा शैल चित्र मिलेंगे, और राजस्थान के यहाँ भी है, डक्कल में है हम गुफा चित्र, मतलब पहाड़ी एरियो में आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ सब जगह गुफा शैल चित्र मिलेंगे। और राजस्थान के अलवर में ददीसर नाम की जो जगह है, वहाँ 8 किलोमीटर जो पहाड़ी एरिया है, वो जो रेंज है, वहाँ पर गुफा शैल चित्र वैसे ही बने हुए हैं जो इंडस वैली में थे। आज से 5000 साल पहले वो इंडस वैली ख़त्म की गई, समाप्त की गई, तबाह की गई। 10,000 साल पहले वो विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली और सबसे धनी सभ्यता और संस्कृति का एक पूरे विश्व में माना हुआ एक मिसाल है, उसकी कायम है। और हम आदिवासी उसके मतलब वंशज या उसके मालिक माने जाते हैं। ये मैं नहीं करी, आचार्य मोतीरामन कंगाली कहते हैं, जो गोंड समाज के सबसे बड़े साहित्यकार हैं। गोंड समाज के सबसे बड़े साहित्यकार है। ये देखिए, ये शैल चित्र सर बता रहे, सर का हमने अटेंड किया था। ये वही शैल चित्र है मैडम जो इंडस वैली में दिखाई दिए, और यहाँ बस्तर में, भीमबेटका में, और राजस्थान के ददीसर में। और ये शैल चित्र हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके शरीर पर आज भी मौजूद है। तो हम वो पढ़ी लिखी नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज महाविद्यालय में नहीं गई है, किसी ऐसे सेमिनार या संगठन में नहीं गई है, लेकिन उनके शरीर पर फिर वो आकृतियाँ कहाँ से आई? वो जो गीत गाती है, वो जो ऑर्नामेंट्स पहनती है, वो जो ड्रेसअप है, या जो वो खान पान है, वो आज भी वो ही, उसमें थोड़ा थोड़ा तब्दीली हुई है, लेकिन आज भी वो मौजूद है। तो हम आदिवासी हैं, इंडिजीनियस है। और ये जो इंडिया भारत का नाम रखा गया है, इंडिया मतलब इंडिजीनियस लोगों की धरती या आदिवासी लोगों का देश।
और जो ये नामकरण की जो परंपरा चल रही है कि हर चीज़ का नाम बदला जा रहा है ताकि आदिवासियों के अस्तित्व को ख़त्म किया जाए, पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है और भारत में और भी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि यहाँ जो शासन कर रहे हैं वो विदेश से आए थे, उनका कोई इतिहास नहीं है और वो काल्पनिक इतिहास को जगह जगह स्थापित कर रहे हैं। और इसका उदाहरण मैंने आपके केरल में 2 जगह देखा है, एक तो शबरीमाला, दूसरा आपका जटायु वाला। आपको पौराणिक कहानियाँ आपके दिमाग में ठूसने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में काल्पनिक चीज़ों को स्थायी करने के लिए ये स्टैचू बनाए गए हैं। और वो आदिवासी एरिया आपको भी पता है, आप यहीं की रहने वाली है, जहाँ जटायु वाला स्टैचू बनाया गया है, लेकिन वहाँ किसी आदिवासी को रोज़गार नहीं मिला जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने पता किया है। गुजरात में जाइए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से स्टैचू, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू लगाया गया है, हजारों गांव वहाँ से बर्बाद किए गए, हजारों गांवों को बर्बाद करके वो स्टैचू लगाया गया है आदिवासियों को। और आज वहाँ रिसोर्ट बन रहे हैं बड़े बड़े व्यापारियों के लिए, धंधा करने के लिए, और आदिवासियों को बर्बाद किया। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, पूरे विश्व में डंका बजा दिया कि भारत देश की एक महिला राष्ट्रपति है, वो संथाली समाज की, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति है, भारत में आदिवासी हैं। लेकिन यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं या प्रधानमंत्री तक है, वो यूएनओ में जाते हैं और कहते हैं कि भारत में कोई आदिवासी नहीं है, और है तो हम सब आदिवासी हैं। हम सब आदिवासी हैं, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। आदिवासी का मतलब है जो आदिवासी माँ बाप से पैदा होता है। अनुसूचित जनजाति के रूप में कोई भी पैदा हो सकता है, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति की अनुशंसा से आप किसी को भी अनुसूचित या एसटी के रूप में दर्ज करके आप संविधान के प्रावधानों को लागू कर सकते हैं, और किसी कारणवश उन प्रावधानों को आप हटा भी सकते हैं। जो नवीनतम ज्वलंत उदाहरण हमने मणिपुर में देख लिया। मैतेई समुदाय एसटी के रूप में नहीं है, लेकिन उसको एसटी का दर्जा देकर वो जो खेला खेला गया वो बहुत खतरनाक है, ये आदिवासियों की अस्मिता के खिलाफ है। तो मैं मैडम इस मंच से, गिटार से, टीआरआई से और सभी आदिवासी समुदायों से और गैर आदिवासी समुदायों से एक अनुरोध करूंगी, एक प्रार्थना करूंगी कि हम सब आदिवासियों की पहचान के लिए ट्राइबल कॉलम की जो डिमांड है उसको पूर्ण करवाइए, ताकि हम आदिवासियों का अस्तित्व भी सुरक्षित रह सके। आदिवासी बचेंगे तो पूरा मानव जीवन बचेगा, क्योंकि आज भी जल जंगल जमीन प्रकृति जहाँ बची हुई है, जहाँ पर आदिवासी रहते हैं। बाकी महानगरों की जो जिंदगी है वो हम देख रखे हैं, वहाँ हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, स्वच्छ वातावरण भी नहीं है, रहने को भी नहीं है और सुख सुविधाएं भी नहीं है। अगर वो आ रही है तो वो आदिवासी प्रदेशों से आ रही है। कोरोना में जो ऑर्गेनिक फूड की जो हम डिमांड कर रहे थे, ऑर्गेनिक मेडिसिन की जो हम डिमांड कर रखे थे, वो सब आदिवासी एरिया से आ रही है मैडम। वो മഹാനഗരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദിവാസി ഉണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യരാശിയും ഈ ഭൂമിയും തന്നെ നിലനിൽക്കൂ എന്നുള്ള വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ശ്രീ ഹീര മീനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചത്. ആദിവാസി അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ കാതലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സമയം കുറവ് കാരണം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇവരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംവദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവസാന വാക്കിനായിട്ട് നമ്മൾ मैडम, इसीलिए पूरा देश का आदिवासी समुदाय मुझे अपने समाज की जो सामाजिक समस्याएं हैं और अपने संस्कृति और अपने स्वाभिमान और अस्तित्व की जो पहचान की लड़ाई है उसमें अगुवा बनाकर मुझे बुलाता है, और मैं जाना अपना गौरवपूर्ण समझती हूँ और मैं उन सब में इन्वॉल्व होती हूँ, चाहे वो दिल्ली में हो या पूरे भारत के किसी भी प्रदेश में हो। ये साहित्यिक सम्मेलन ही नहीं, मैं हर आदिवासी समाज के सामाजिक सम्मेलनों में भी उपस्थित रहती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। और आपकी आवाज़ सब जगह गूंज ले, यही आशा है हम सब की। और जस्ट टू कंक्लूड द सेशन, ഈ ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് हम टोपो जी से हम सब के लिए ये हमारे सीनियर मोस्ट कवि जो है वो बोलेंगे, क्योंकि हमें 12:30 बजे को ये समाप्त करने हैं। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बोलूँगा, जैसे कि विश्व में पहाड़ों को और नदियों को बचाने की कोशिश चल चुकी है। जैसे कि न्यूजीलैंड में वांगानुई नदी को, है ना, कानूनी इंसान का दर्जा दिया गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया में उलुरु पर्वत को वहाँ के आदिवासी ओरिजिनल कह रहे थे कि नहीं, ये हमारा देवस्थान है, इसमें आप लोग घूमने मत आइए, तो वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया ने रोक लगा दी है। अभी मैं ये मेरे पास एक मैगजीन के संपादकीय है, वो एक्चुअली जोग्राफी से रिलेटेड मैगजीन है उसकी, तो उसमें बताया जा रहा है ये एडिटोरियल में
कि माउंट ताराना की जो न्यूजीलैंड की है, वहाँ माओरी आदिवासी की डिमांड मान ली गई है और उसे अब माउंट मोंगा कहा जाएगा। तो इस तरह से अब धीरे धीरे हम जो क्या बोलेंगे, मैं बोलता हूँ इसको आत्मघाती विकास जो कर रहे हैं, ये आदमखोर और धरतीखोर विकास क्यों? एक सवाल मैं प्राय करता हूँ कि ठीक है विकास कीजिए, हमें सहमति नहीं है, लेकिन आप तो आदिवासियों से कभी पूछते नहीं कि आपका विकास कैसे किया जाए, आप तो हमेशा थोप देते हैं। तो हमारा इतना कहते हैं ठीक है भाई आप विकास कीजिए, आपके पास पावर है, सब कुछ है, लेकिन आप इस धरती को धरती रहने देंगे तब ना, प्रकृति को प्रकृति रहने देंगे तब ना आप विकास करेंगे, नहीं तो किसके लिए करेंगे? तो इसलिए धरतीखोर, आदमखोर और इस मुनाफाखोर विकास जो है उससे मेहरबानी करके बचें और इसके लिए सोचें तो हम सब बचें, सभी लोगों का जीवन सुखमय हो। शुभकामनाएं सभी को। വ്യത്യസ്തമായ ഈ കവി സമ്മേളനം നമ്മൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത കിർട്ടാറ്റ്സിന് ഏറെ നന്ദി. ഭാരതത്തിൻ്റെ പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഈ കവികൾക്ക് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു വലിയ കയ്യടി നൽകാം. അവരുടെ ശബ്ദമാണ് നമ്മുടെ ഈ ദേശത്തിൻ്റെയും ഈ നാടിൻ്റെയും ഈ ഭൂമിയുടെയും ശബ്ദം തന്നെ എന്ന് പറയാം. വികാസം നല്ലത് തന്നെ, പക്ഷേ മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന, ഭൂമിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന വികാസം എന്തിനു വേണ്ടി എന്നാണ് ഇവർ 4 പേരും ചോദിച്ച ചോദ്യം. അവരുടെ കവിതയിൽ അത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഒരു ഗോത്ര സാഹിത്യ ഉത്സവത്തിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള സന്ദേശം തന്നെ അതാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കവി സമ്മേളനം ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത 4 കവികൾക്കും വളരെ വളരെ നന്ദി. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. कहूँगा बहुत बहुत शुक्रगुजार कि आप इतनी देर तक बैठे. मैं आप सभी लोगों को जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. आप लोगों ने हमारी बात को सुना, बहुत 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 धन्यवाद.